Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. जैसे रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिजल्ट को क्वाश कर दिया गया। तो ये एग्ज़ाम फिर से कम 2 से 3 मंथ के अंदर ले लिया जाएगा और आई थिंक यही सबसे बेस्ट टाइम है आपका पेपर एनालाइज़ करने का कि जो रिसेंटली एग्ज़ाम आया था, उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। अगर सिलेबस से पूछे गए थे, तो सिलेबस में कितने इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक सेशन के बारे में। आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये आपका सिलेबस है जो आपको बोला गया था प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे एसआई में उन्होंने कम्प्रिहेंसिव डिटेल नहीं दी थी, पर इस सिलेबस में आपको उन्होंने फुल्ली डिटेल दिया और टॉपिक वाइज उन्होंने बताया हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है फालतू के टॉपिक पढ़ने के लिए। तो मैंने आपका ये सिलेबस इस हिसाब से सेट किया हुआ है कि मैं जैसे आपको आगे क्वेश्चन बताता जाऊंगा और आपको पीछे आगे बताता भी जाऊंगा कि किस टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन भी आप देखना कि इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। अगर आप सिंपल देखो, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देख सकते हो आप पहला क्वेश्चन किसके बारे में हुआ है कि एज पर द इकोनॉमिक स्कॉलर्स डैश वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सीधा सीधा जो टॉपिक में लिखा है वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको, अगर आपने पढ़ा होगा, ये आपको पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देखो, लैंड है यहाँ पे, बिल्कुल है। लेबर, बिल्कुल यहाँ पे बात हो रही है। कैपिटल, बिल्कुल इसकी बात हो रही है। मनी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर बी आ जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है एक्सक्लूड करने के बारे में। देख सकते हो कि जो उन्होंने बाहर सिंपल टॉपिक लिखा हुआ है, वहीं पर अंदर उन्होंने वो क्वेश्चन दे दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमंग द गिवन मेथड्स विच अप्रोच इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम बाय समिंग अप ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स रिसीव्ड बाय लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो ये किस किस की बात कर रहे हैं। जब भी क्या करते हैं, जीडीपी नापते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। नेशनल अकाउंटिंग के हमारे पास होता है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कि उनमें से कौन कौन से मेथड की हम बात कर रहे हैं। देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये बोल रहे हैं कि इनकम रिसीव्ड बाय लेबर। लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस। कैपिटल अगर हम कहीं से लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, हमें उनको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। अगर हम लैंड को ले रहे हैं, वो हम किस में ले रहे हैं, रेंट को, रेंट में उसको ले रहे हैं। और एंटरप्रेन्योर क्या कमाएगा, प्रॉफिट। इन सब की ना इनकम है। इसका मतलब क्या है, ये किसकी बात की जा रही है, इनकम अप्रोच की बात की जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ सबकी इनकम की बात हो रही है विद इन इकोनॉमी। अब आप देख सकते हो, अब मैं आपको वापस सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। देखो, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये दे दिया। आप सिर्फ देखते जाना कि जो क्वेश्चन उन्होंने सामने पूछा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया। सिर्फ उन्होंने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात की थी। अगर आपने सिर्फ पढ़ा भी होता है कि किस 3 टाइप से उनको की जाती है, मेजर इनकम को किया जाता है, और आपने पढ़ा होता है कि इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से और वैल्यू एडिड मेथड से, तो आपका आराम से आंसर आपका ये आ जाता है, क्या कौन सा, इनकम अप्रोच। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर है, मतलब क्या कि एक ऐसा प्राइस जहां पे सेलर बेचने को राजी है और बायर खरीदने को राजी है, क्योंकि दोनों को फायदा होगा तभी तो वो ये करेंगे। क्योंकि सेलर को फायदा हो रहा है तभी वो बेच रहा है, और बायर को फायदा हो रहा है तभी वो खरीद रहा है। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर बोल रहे हैं कि उसका प्राइस अगर इक्विलिब्रियम से क्या है, ज्यादा है, तो बताओ कि क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि बायर उसे खरीदने नहीं लगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जब उसको बायर खरीदेगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में उसकी सरप्लस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वो बिक नहीं रहा मार्केट से। तो सबसे पहला आंसर क्या है उसका, सरप्लस इन द मार्केट। अब देखते हैं हम सिलेबस की तरफ, क्या बात चल रही है डिमांड और सप्लाई की। डिमांड एनालिसिस लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब आप देखते जाओ कि कैसे क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल द कंपनी सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मार्केट शेयर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, दिस इज द सिचुएशन ऑफ। अब देखो क्या बात चल रही है कि अगर मान लेते हैं 50 दुकानें, और वो सब की सब क्या कर रही हैं, कोई भी चीज़ बेच रही हैं। चलो मान लेते हैं जीन्स बेच रही हैं, ठीक है। तो अब आपके पास 50 ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक के पास जाके आप प्राइस पूछो। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट के पास जा सकते हो, और उससे पसंद नहीं आ रहा आप नेक्स्ट के पास जा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको पसंद आएगा वहाँ पे आप जीन्स खरीद लेंगे। इसका मतलब क्या है कि हर कोई ना, इस डर के मारे कोई भी दुकानदार आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाएगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि 49 ना और उसके कंपटीशन में हैं। अगर आपसे वो नहीं खरीद रहा है, तो वो किसी और से खरीद लेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई एक कंपनी ना प्रोडक्ट का ना प्राइस जो है, उसको
फ्लक्चुएट नहीं कर पा रही है उसका प्राइस। क्यों? कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं भाई मैंने 500 का ही देना है। अगर आप बोलोगे नहीं मैंने 300 का खरीदना है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास 300 अगर है, आप 500 का नहीं खरीद सकते, तो आप ऑब्वियस सी बात है दूसरी दुकान की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इस मार्केट में ना किसी की मोनोपोली नहीं चल रही है। इसमें क्या एक परफेक्ट कंपटीशन है कि जहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में कोई भी चीज़ मिल रही है। इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फिर चलते हैं हम किसकी तरफ। देखो ये क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, प्राइसिंग अंडर वेरियस मार्केट। अब मार्केट कौन सी होती है? ओलिगोपोली होती है, मोनोपोली होती है, परफेक्ट मार्केट होती है। अब आप देखते जाओ कि कैसे क्या हो रहा है। आपके सिलेबस में जो उन्होंने दिया ना, कुछ डेप्थ में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हल्का सा अगर जो उन्होंने टॉपिक लिखा भी, अगर आपने क्या किया होता, सिर्फ उसकी ना थोड़ी सी तैयारी भी की होती, आपको पता चल जाता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, टू डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ द जीडीपी इज कंपेयर टू द पॉपुलेशन। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि हम जीडीपी जो देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जितना कमाती है कंट्री, ठीक है, अगर हम उसको पॉपुलेशन के साथ क्या करें, कंपेयर करें, ठीक है, एक जीडीपी कंपेयर कोई भी कंट्री की जो होती है उससे अगर पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें, तो ऑब्वियस सी बात क्या, अगर ये फार्मूला होता है, एक बेसिकली एक फार्मूला, ये किसका? पर कैपिटा इनकम का फार्मूला है। क्यों? अगर मान लो कि हमारे घर में कितना पैसे आते हैं, 100 रुपया, हम इसको जीडीपी मान के चलते हैं, हम अपने घर को एज अ कंट्री मान के चलते हैं, और हमारे घर में कितने लोग रहने वाले हैं? 5। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 20। ये क्या हो गया कि ईच इंसान को 20 रुपये, सॉरी 20 रुपये मिलने वाले। मतलब क्या है कि हर इंसान के ऊपर ना 20 रुपया खर्चा किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? पर कैपिटा। हर किसी को मिल रही है इनकम, कितनी मिल रही है? 20 की। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपने पढ़ा होता, देखो इसमें क्या है, रियल ग्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, इनकम, इनकम भी नहीं है, टोटल प्रोडक्ट, ये कोई बात, ये मतलब ऐसी उन्होंने वेग सी डाल दी है, कोई कोई भी उनके दिमाग में वर्ड आया। बट अगर आपने ये पढ़ा होता है एक छोटा सा फॉर्मूला के जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना मुश्किल नहीं था। अब हम चलते हैं वापस किसकी तरफ, सिलेबस की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, यही देख सकते हो आपके कोई भी क्वेश्चन इतना डेप्थ में नहीं पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं, कहीं दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो किसका आ गया, इनडिफरेंस कर्व का। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है? इनडिफरेंस से। अगर आपको इसके लिए पता होना चाहिए था क्या, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होता तभी आप ये निकाल सकते थे। ये मार्जिनल सब्सटीट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि कैसी इनडिफरेंस कर्व बनने वाली है, उसका ओरिजिन कैसे बनने वाला है, अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, मार्जिनल सब्सटीट्यूट के बारे में बता रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया, मैं छोटे से आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके पास क्या है, एक बॉल है, ठीक है, और मान लेते हैं आपके पास क्या है, चलो एक खाने की कोई एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास क्या है? बनाना। और यहाँ पे आपके पास क्या है? एप्पल। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक। अब आप देख सकते हो कि आप एक दिन में क्या करते हो, आपको इतनी भूख लगती है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक दिन में 6 एप्पल बनाना खाते हो और एक एप्पल खाते हो। देखो, 6 बनाना और एक एप्पल, तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। ठीक है, आपके पास पैसे सेम ही है। अब आप क्या चाहते हो कि आपको चेंज लाना चाहते हो अपनी डाइट में, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं एप्पल ज़्यादा खाऊं। अब मैं एप्पल कितना खाना चाहता हूँ? 2। लेकिन जैसे ही आप 2 एप्पल की तरफ जाओगे ना, तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आपके 2 एप्पल और 6 बनाना खरीद सको। तो आपको 2 एप्पल लेने के लिए ना कम से कम एक बनाना को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने बनाना खाया, आपको अच्छा लग गया, आपने बोला कि मेरे को कल से 3 खाने, आप अगले दिन 3 लेते हो, आपको एक और बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे आपको और अच्छा लग गया, आपको एक और बनाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे करते करते आप कहाँ पे आ गए हो? 6 एप्पल और एक बनाना। अब देखो ये कौन सी कर्व बन रही है, ये कर्व बन रही है कन्वेक्स। और इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपने इसका हल्का भी पढ़ा होता मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि दो गुड्स के रिलेटेड जब एक आप क्या करते हो, कोई भी एक गुड को क्या कर रहे हो, खरीदने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं सिलेबस में इसके बारे में दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इन डिफरेंस कर्व टेक्निक। देख सकते हो कुछ गलत था अभी तक, सब कुछ जो आपने एग्जाम में आया हुआ है सब कुछ आपका सिलेबस के हिसाब से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग गिवन टेक्निक्स इज यूज टू क्राफ्ट फिजिकल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये इकोनॉमिक्स के
अब मान सकते हो कि दो कॉलम है इनके, ठीक है। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हो ये दो चीज़ें आप हमेशा पढ़ते हो। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाता है और फिजिकल पॉलिसी कौन लाता है? गवर्नमेंट लाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट लाती है तो वो इन्होंने पूछा है कि वो किस टेक्निक पे बेसिकली एनालिटिकल टूल्स कौन से लेती है वो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फिर डेप्रिसिएशन। देखो अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग भी पता होते हैं ना तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या डेप्रिसिएशन क्या होता है? कि किसी भी चीज़ की क्या होती है, वैल्यू दिन ब दिन जो कम होती जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ी लेके चलेंगे, फिजिकल पॉलिसी बनाएंगे ये क्रॉफ्ट करने के लिए। अगर फिजिकल उनको पॉलिसी बनानी है तो ये चीज़ थोड़ी लेके चलेंगे कि किसकी वैल्यू कम हो रही है। और हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्यों? हम इंडिया एज अ होल लेके चल रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स देन अगेन सेम बात है, इंडिविजुअल की प्लानिंग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ना हम क्या करते हैं, कंट्री वाइज अगर कोई भी प्लानिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ये बहुत सिंपल आंसर था। और देन अब वापस चलते हैं सिलेबस की तरफ। देखो, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग, स्कोप और मैथडोलॉजी। देख सकते हो कि हर चीज़ ना क्या हो रही है, टॉपिक से आ रही है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन 1991 एज अ स्टेप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म टू हेल्प रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी। 1991 में अगर पता हो आपको, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बीओपी क्राइसिस होते, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे। उस टाइम हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या किया था? पैसे लिए थे। अब ऑब्वियस सी बात है जब हम उनसे पैसे लेते हैं तो उनको पता है कि हमें ये वापस करें। उनको वापस करने के लिए वो हमारे सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें से उन्होंने कौन सी कंडीशन रखी थी। अगर आपको सिर्फ क्या हो इन ऑप्शन के मीनिंग पता हो आप तब भी ये निकाल सकते हो। कैसे? इन्होंने बोला था कि इंडिया की जो रूपी की वैल्यू ना उसमें क्या चेंज आई थी, इट वॉज डी वैल्यूड। अब देखो किसी भी करेंसी की वैल्यू अगर कम कर दी जाए ना तो उसको ना एक्सपोर्ट में फायदा हो जाता है। एक्सपोर्ट में क्यों फायदा होता है? क्योंकि जहां पे पहले अगर मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि $1 कितने क्या? 100 रुपीज। अभी आप कोई भी चीज़ अगर बाहर बेच रहे हो $1 की आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं। तो कल अगर इंडिया की वैल्यू कम हो जाती है करेंसी की, ठीक है, उसकी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। अब आप जो पहले बेच रहे थे, सपोज आप कुछ ही बेच रहे थे, एप्पल बेच रहे थे, $1 का बाहर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे थे तो आपको ₹100 मिल रहा था। अब आप सेम क्वांटिटी अब एप्पल बेच रहे हो एक $1 की तो आपको ₹120 मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो आपको ज़्यादा फायदा होगा जब भी आपकी मनी की वैल्यू डिवैल्यू होगी, जब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। तो आपको क्या होगा? फायदा होने वाला है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल उन्हें ये बोला है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते होंगे कि इंडिया कुछ कमाए ताकि हम हमसे जो लोन ले रहे हो वो वापस खत्म कर सकें। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इट्स वैल्यू वाज अप्रिशिएटेड। बिल्कुल नहीं हो सकता अप्रिशिएट। क्यों? इसका अपोजिट क्या हो गया कि अगर पहले आपको एप्पल बिक रहा था, आपका एक्सपोर्ट कर रहे थे $1 का 100 में, अब वही $1 का आप एक एप्पल बेच रहे हो आपको मिल रहा है ₹80। अब आपका नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट में आपको फायदा नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं चाहेगा कि आपके साथ ऐसा हो। इट फेस्ड रैपिड इन्फ्लेशन। रैपिड इन्फ्लेशन नहीं, रैपिड इन्फ्लेशन कहाँ से आएगी? इसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। ये तब हो सकता है कि ये डिमांड साइड अगर हो, ठीक है। इट्स वैल्यू रिमेन स्टेबल। देखो स्टेबल तो रहने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे आपको पता है कि हमारे फॉरेस्ट रिजर्व कम हो रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया? ए। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? सिलेबस की तरफ। कि क्या ये पूछा था हमने, सिलेबस में दिया हुआ था। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में कौन से आए थे? जो बीओपी क्राइसिस आए थे उसके बाद हमारे रिफॉर्म आए थे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में आप एक बार फिर से जरूर पढ़ लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्या चल रही है। रिकार्डो एज्यूम्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता था और अगर आपने सिंपल इसका क्या पढ़ लिया होता, सिलेबस पढ़ लिया होता, आपका आंसर तब भी निकल जाना था। कैसे? अभी आपको दिखाता हूँ। सिलेबस में आंसर लिखे हैं आपके, देख सकते हो आप क्या है, क्या लिखना है। फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ ब्रांड। क्या लिखा है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। मार्जिनल रिटर्न्स। अगर आपको पता भी नहीं होता कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमांड क्या होता है, आपका तब भी आंसर आराम से निकल जाता। इसका मतलब क्या है कि सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको सिलेबस याद होना चाहिए सिर्फ,
हार्डली 1 से 2 पेज होते हैं कम से कम, वो आप याद रख सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। कम से कम आपने जब भी जहाँ पढ़ते हो उसके सामने लगा के रख दो, और उसके प्रिंट निकलवा के रख लो ताकि आपके सामने हमेशा रहे। अगर आपके सामने ये होता तो ये क्वेश्चन आपका आराम से ठीक हो जाना था। देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन डैश विल रिड्यूस बजट डेफिसिट। देखो बजट डेफिसिट की बात हो रही है, आप बोल रहे हैं कि उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। बजट डेफिसिट क्या हो गया कि सपोज अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, खर्चा कितना करना है, 100 रुपीज़ का, लेकिन गवर्नमेंट के जेब में कितने, सिर्फ 80 रुपीज़ हैं। अब कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच, 20 रुपीज़ का। अब इस 20 रुपीज़ को पूरा करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी। जितनी कमी आ रही है ना इनको खर्चे में, उसको क्या कहते हैं, बजट डेफिसिट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इस बजट को डेफिसिट को अब रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब हम नीचे ऑप्शन देखते हैं, आपको ऑप्शन से पता चलेगा, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट क्या हो गया, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट को खर्चा कितना करना है, 100, और गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट के पास सॉरी कितने 80 रुपीज़ हैं, उसको 100 रुपीज़ खर्चा करना है। तो गवर्नमेंट एक काम कर सकती है, क्या कर सकती है कि कम से कम ना ये 10-20 रुपए जो इनके पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो कम से कम क्या कर सकती है कि अगर बोलते हैं कि कोई फालतू की वेलफेयर स्कीम चल रही है, जब फालतू का कहीं पैसा लगा रहे हैं, तो क्या करें, वो कम कर दें, वो एक्सपेंडिचर कम कर दें। तो क्या हो जाएगा, चलो मान लेते हैं 10 रुपये भी कम से कम इन्होंने कम कर लिए, तो अब इनके पास कितने हो गए, इनके इन्होंने खर्चना कितना, अब 100 नहीं खर्चा, अब इन्होंने कितना खर्चना है, 90, और अब इनके पास पैसे कितने, 80। इसका मतलब क्या है कि अब कम हो गया क्या हमारा बजट डेफिसिट। अब सिर्फ हम उनको कितने बोरोइंग करनी पड़ेगी, 10, जहाँ पे पहले उनको पहले कितनी बोरोइंग करनी पड़ती है, 20 की। तो पहला ऑप्शन ठीक है, 100% ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर गवर्नमेंट के पास 80 रुपीज़ हैं, खर्चा उनका कितना आ रहा है, 100। अब अगर आप और ज़्यादा खर्चे ऐड कर दें, 10 और ऐड कर दें, ये तो 110 हो गया, ये तो इसके बीच का डेफिसिट तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखो डिक्रीज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा कम होगा, अगर हमें फ़ायदा कम होगा तो सरकार क्या करेगी, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं ले पाएगी। जब वो टैक्स नहीं लेगी तो उनके पास ये 80 रुपये जो कमाई थी, इससे और कम होकर 70 हो जाएगी। अब ये 70 हो जाएगी तो इनका डेफिसिट और इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन इम्पोर्ट। अब इंक्रीज इन इम्पोर्ट क्या होता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं हमें ज़्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू जब हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जब हम इम्पोर्ट करेंगे, हम बाहर से सामान ले रहे हैं, सरकार को इतना फायदा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम बाहर की चीज़ें ले रहे हैं। इससे भी क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट उनका इंक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, 1। अब आप देख सकते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए आपके सभी टॉपिक कहाँ से आए हुए हैं, आपके सिलेबस से आए हुए हैं। तो अगर आपसे हो सके ना तो कम से कम आप जो बाकी ऑप्शन बचे हुए हैं ना आपके जो सिलेबस का, आप इनके बारे में पढ़ लो। रोल ऑफ आरबीआई, प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, कोई भी अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम रिलेटेड होती है डेवलपमेंट इकोनॉमी के रिलेटेड लेके, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इस मेजरमेंट, ये सभी टॉपिक आप ज़्यादा मत पढ़ो। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी एक टॉपिक के ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने से अच्छा ना, आप क्या करो, इन सभी टॉपिक्स को ना कम से कम हल्का-हल्का थोड़ा पढ़ लो। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इतने ज़्यादा डेप्थ में पूछा भी नहीं जाता है, तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।